है। और आपने पिछले वीडियोस हमारे देखे या नहीं देखे। पिछले वीडियोस में हमने आपको पूरा प्लांट का रिस्पायरेशन के बारे में डिटेल में बताया था, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, लिंक रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत अच्छे से डिटेल से बताया था। उसके अलावा थोड़ा सा ब्रेक लिया था हमने और आपको दूसरे वीडियोस भी दिए थे, जिसमें 2024 का जो अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर्स का डिस्कशन भी किया है, जिसमें सारे करेक्ट आंसर्स बताए हैं हमने और आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस का भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि सही है तो सही ऑप्शन क्यों है, गलत है तो गलत ऑप्शन क्यों है। तो अब ये लास्ट टॉपिक है, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हमने सोचा इस कुछ चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करा के एटलीस्ट आप लोगों को ये हो जाएगा कि एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पूछा जाता है हर बार नीट में कि कहाँ क्या कितना बना, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी ओर। तो ये मुमकिन है कि कैलकुलेशंस हम लोग कर सकें कि टोटल एटीपी कितना बना था हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज हुआ था, मतलब हमने कुछ भी खाना खाया तो वो ग्लूकोज में बदला और उसका ऑक्सीडेशन हुआ और उससे कितने एटीपी बने, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर सच्चाई में ये जो है एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज ही रहती है और ये अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, मतलब हम चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं पहले से कि ऐसा होता तो ये होता। तो ये अजम्पशंस क्या हैं, पहले इनके बारे में जानें कि देयर इज़ अ sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next, and with glycolysis, TCA cycle and ETS pathway following one after the other। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सीक्वेंशियल पाथवे है जिसमें कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता और एक ही सबस्ट्रेट रहता है। अगर हमने ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज ही है, और वो ऑर्डरली अरेंजमेंट उसका होता है कि उसका सबस्ट्रेट सबसे पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, किसके थ्रू, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, जो 10 स्टेप की पाथवे है। फिर लिंक रिएक्शन हुआ और उसके बाद फिर जो एसिटाइल को एंजाइम में बना, लिंक रिएक्शन में उसने टीसीए साइकिल में एंटर किया, और टीसीए साइकिल भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली साइकिल है। बहुत सारे एंजाइम्स कैटालाइज करती हैं इनके रिएक्शंस को, एक साइक्लिकल वे में चलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। और फाइनली जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जनरेट होते हैं पिछले स्टेप में NADH और FADH2 के फॉर्म में, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के में स्थित इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को देते हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सिचुएटेड हैं, और उसके बाद फाइनली ऑक्सीजन को देते हैं, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है ATP के फॉर्म में, क्योंकि इसके थ्रू ऑक्सीजन तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ही है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से बताई थी। तो वही है कि ये हम अज्यूम करते हैं कि एक सीक्वेंशियल पाथवे सब इसी तरीके से चल रही है, कोई रुक नहीं रही है पाथवे, कहीं कोई एंजाइम का इनहिबिशन नहीं है, सब कुछ हिसाब से हो रहा है। दूसरा अजम्पशन ये है कि NADH जो सिंथेसाइज हुआ है ग्लाइकोलिसिस में, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, जैसे कि हमने बताया था अभी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, और ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें ATP बनती है। तीसरा अजम्पशन है कि कोई भी इंटरमीडिएट जो पाथवे का है वो लगातार इसी पाथवे में यूटिलाइज होगा, बीच में उसको खींच नहीं लिया जाएगा। जैसे कि अभी आप आगे पढ़ोगे कि जो क्रेब्स साइकिल है उसमें जो है इंटरमीडिएट जो स्टेप्स बनते हैं तो उसके प्रोडक्ट्स को जो है बीच बीच में ले लिया जाता है सिंथेसाइज करने के लिए दूसरी चीज़ें, तो ऐसा नहीं होगा। तो तभी ATP जनरेशन प्रॉपर समझ में आएगी, क्योंकि अभी एक्चुअली इतनी सारी इंटरलिंक्ड पाथवेज हैं आपस में कि इसका सबस्ट्रेट उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, किसी और पाथवे में ले लिया जाएगा। तो ये अजम्पशन यही है कि मान के चलेंगे कि सारी पाथवेज सीक्वेंशियल है और कोई किसी से इंटरमिंगल्ड नहीं है। लास्ट में ये अजम्पशन है कि कोई सिर्फ ग्लूकोज ही रिस्पायर हो रहा है, कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी किसी भी इंटरमीडिएट से जो ना प्रोटीन है ना फैट है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज। तो ये अजम्पशंस जब हम मान के चलेंगे तो प्रॉपर ATP की सिंथेसिस हम लोग करवा पाएंगे। पर इस तरीके के अजम्पशंस जो होते हैं बहुत वैलिड नहीं होते किसी भी लिविंग सिस्टम में, क्योंकि सारी पाथवेज जो हैं वो एक साथ काम करती रहती हैं और वो एक के बाद एक काम करेंगी, ज़रूरी भी नहीं है। सबस्ट्रेट्स जो होते हैं वो पाथवे में एंटर तो करते हैं और वो उसमें से निकाले भी जाते हैं प्रोडक्ट के रूप में, पर इंटरमीडिएट स्टेप्स पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी यूज़फुलनेस के हिसाब से निकाल लिए जाते हैं। उनसे बीच में बनने वाली ATP भी कभी यूज़ हो जाती है जब ज़रूरत पड़ती है। एंजाइमेटिक रेट्स जो होते हैं वो मल्टीपल तरीके से कंट्रोल होते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है कि इस तरीके से चीज़ें हों, लेकिन फिर भी ये एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है
इससे आपको ये समझ में आएगा कि लिविंग सिस्टम कितना एफिशिएंट है एनर्जी को स्टोर करने में और एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। मतलब वो तो आपने पढ़ा ही है कि थर्मोडायनेमिक्स का नियम है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना बन सकती है ना वो कर सकती है, ना बर्बाद हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस एक्सरसाइज से ये पता कर रहे हैं कि एक्चुअली कितनी एटीपी बनती है। तो 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी बनती हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जब हम इतने अजम्पशंस फॉलो करें कि सिर्फ ग्लूकोज ही सबस्ट्रेट के तौर पे हो, कोई और सबस्ट्रेट नहीं हो रहा है, कोई बीच में कुछ निकाला नहीं जा रहा है, सब कुछ फिक्स है, तो उस तरीके से होगा अगर सब कुछ, तो हम ये मान के चलेंगे कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले कंपेयर करते हैं फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को। तो देखो पहला पॉइंट में कह रहा है कि फर्मेंटेशन जो होता है उसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, मतलब पूरी तरीके से ग्लूकोज टूटता नहीं है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए भी और आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए भी। आप लोग कॉलम बना के इसके डिफरेंसेस लिखिएगा अगर आता है तो। दूसरा डिफरेंस है कि फर्मेंटेशन में नेट गेन होता है केवल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का, हर मॉलिक्यूल ग्लूकोज के डिग्रेड होने में पायरुविक एसिड में, जबकि ज़्यादा एटीपी लगभग 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं पूरी तरीके से ग्लूकोज को डिग्रेड करने में। मतलब फर्मेंटेशन तो पायरुविक एसिड तक ही सीमित है, उसमें ग्लाइकोलिसिस हुई, फिर फर्मेंटेशन में वो लैक्टिक एसिड में या तो कन्वर्ट होगी या इथेनॉल में कन्वर्ट होगी। तो दोनों ही केसेस में केवल 2 एटीपी जनरेट होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट होती है। NADH ऑक्सीडाइज होता है NAD+ में धीरे धीरे, फर्मेंटेशन में धीरे धीरे होता है, जबकि ये रिएक्शन बहुत ही तेज़ी से होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये डिफरेंसेस हैं फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एम्फीबोलिक पाथवे। देखो क्या है कि ग्लूकोज जो है बहुत ही फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है। फेवर्ड सबस्ट्रेट का मतलब वो उसको प्रेफर करते हैं किसी भी एनर्जी सोर्स के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी इससे हमको एनर्जी मिलती है। इसीलिए देखो ब्लड शुगर लेवल जब हमारा कम होता है तो डॉक्टर्स हमको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, या तो ग्लूकोज फाँक लो या तो फिर टॉफ़ी खा लो या चीनी खा लो, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली ग्लूकोज ही होता है और जल्दी से हमको ग्लूकोज मिलेगा। तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, इससे पहले कि वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ हों। दूसरे सबस्ट्रेट्स को भी यूज़ किया जा सकता है जैसा कि पहले मेंशन किया गया था, लेकिन वो रेस्पिरेटरी पाथवे में पहले ही स्टेप पे एंटर नहीं करते हैं। और उनकी एंट्री जो होती है, मतलब डिफरेंट सबस्ट्रेट्स की जो एंट्री होती है, जैसे फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज जो है फर्स्ट स्टेप पे नहीं करेगा, वो तो सेकेंड स्टेप से एंटर करेगा। इसी तरीके से अलग अलग सबस्ट्रेट जो हैं अलग अलग स्टेप से एंट्री कर सकते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में। फैट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फैट्स को तो ग्लाइकोलिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं हुई, वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं, वो डायरेक्टली TCA साइकिल से एंटर करते हैं। इसी तरीके से अमीनो एसिड्स भी करते हैं। तो फैट्स जो है, देखो यही बताया जा रहा है कि फैट्स को पहले ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ा जाता है और फिर फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन होता है और वो किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A में, और डायरेक्टली जो है क्रेब्स साइकिल में वो एंटर कर जाता है। ग्लिसरॉल जो होता है वो क्या करता है, वो कैसे एंटर करता है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है। प्रोटीन्स जो होती हैं प्रोटीएजेज उसको तोड़ती है और इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उनका डीएमिनेशन होता है, मतलब अमीनो एसिड रिमूव होता है कि उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, और तब वो एंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल में। या मतलब कुछ अमीनो एसिड्स पायरुवेट में टूट जाते हैं तो वो एंटर करते हैं लिंक रिएक्शन के थ्रू, या डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम में तो डायरेक्टली TCA साइकिल के थ्रू करते हैं। तो मतलब कहने का है कि हर एक सबस्ट्रेट जो है डायरेक्टली एंटर नहीं करता है कि हमको ग्लाइकोलिसिस से ही एंट्री लेनी है। वो अलग अलग स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस पे भी एंटर कर सकता है, वो TCA साइकिल से एंटर कर सकता है, या लिंक रिएक्शन से भी एंटर कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आते हैं। चूँकि रेस्पिरेशन जो होता है उसमें सबस्ट्रेट्स का टूटना मायने रखता है, तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है ट्रेडिशनल यानी पुराने समय से एक कैटाबॉलिक प्रोसेस जाना जाता था, मतलब तोड़ने वाला प्रोसेस जाना जाता था, और रेस्पिरेटरी पाथवे को इसीलिए कैटाबॉलिक पाथवे कही जाती थी। लेकिन क्या ये सही है? हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि किन पॉइंट्स पे रेस्पिरेटरी पाथवे जो होती है उसमें अलग अलग सबस्ट्रेट्स एंटर करते हैं अगर उनका कैटाबॉलिज्म या रेस्पिरेशन होना है और उनसे एनर्जी डिराइव करनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है ये पहचानना कि
ये कंपाउंड्स जो कि विथड्रॉ हो रहे हैं, मतलब निकाले जा रहे हैं रेस्पिरेटरी पाथवे से अलग अलग सबस्ट्रेट्स की सिंथेसिस के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से सबस्ट्रेट्स अलग अलग लेवल पे एंटर करते हैं, उसी तरीके से सबस्ट्रेट्स अलग अलग लेवल पे निकाले भी जा सकते हैं। जैसे फैटी एसिड्स को तोड़ा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करने से पहले, और तब वो सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ होते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनिजम्स को फैटी एसिड सिंथेसाइज करना होता है, तो भी एसिटाइल कोएंजाइम को निकाला जाता है रेस्पिरेटरी पाथवे से। तो ज़रूरत पड़ी तो निकाल लिया गया, ज़रूरत पड़ी तो उसमें ऐड कर दिया गया। तो रेस्पिरेटरी पाथवे जो है इस तरीके से आती है कि दोनों साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं चीज़ें, ब्रेकडाउन भी चलती रहती है और सिंथेसिस भी चलती रहती है। इसी तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस और ब्रेकडाउन में रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट भी एक लिंक बनाता है। मतलब प्रोटीन्स टूट भी रही हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रही हैं या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रही हैं, और उसमें से ले भी लिया जाता है उसको सबस्ट्रेट बनाने के लिए। तो ब्रेकिंग डाउन प्रोसेसेस जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो कैटाबॉलिज्म कहलाते हैं, और सिंथेसिस जो होती है वो एनाबॉलिज्म कहलाती है। और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। चूँकि रेस्पिरेटरी पाथवे जो होती है उसके अंदर दोनों एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको हम लोग एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं, बजाय इसके कि कैटाबॉलिक कहें। तो यही चीज़ है इसका एम्फीबॉलिक का मतलब यही हुआ कि रेस्पिरेटरी पाथवे प्योरली कैटाबॉलिक नहीं है, वो एम्फीबॉलिक है। मतलब कुछ चीज़ें उसमें बन भी रही हैं, कुछ चीज़ें उसमें टूट भी रही हैं, ठीक है ना। तो ये एम्फीबॉलिक पाथवे। यहाँ पर देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताई गई इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज, जिसमें रेस्पिरेशन दिखा रहा है मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखो, 3 खाने हम लोग खाते हैं, हमारे खाने में 3 चीज़ें रहती हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक है। फैट टूटता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से लाइपेजेस के थ्रू, और उसके बाद ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। और ये जो है वन ऑफ द स्टेप्स है ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें ये रिवर्सिबली कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इस फॉर्म में एंटर करती है ग्लाइकोलिसिस में, पायरुविक एसिड बनता है और एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। इतनी बात समझ में आई। तो फैट गया फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल में, और उसके बाद उसका ग्लिसरॉल वाला जो पार्ट है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फिर वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इस तरीके से उसने कई सारे स्टेप्स में पायरुविक एसिड यानी ग्लाइकोलिसिस में एंटर करके एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया। उधर फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, जो दूसरा कंपोनेंट है फैट का, फैटी एसिड, और उसने क्या किया, उसने जो है किस में कन्वर्ट हुआ, डायरेक्ट देखो एरो बना हुआ है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ। एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एनोटेट कर दें, आपको कभी कभी दिक्कत हो जाती है, होता नहीं है। यहाँ पर देखो, ये बना है एसिटाइल कोएंजाइम ए, देख रहे हो ना। तो इस वाले कंपोनेंट में, यहाँ इस वाले कंपोनेंट में जो फैट है वो जो है 2 में टूटा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ये फैटी एसिड्स इसमें किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ। किसके थ्रू कन्वर्ट हुआ, बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे बीटा ऑक्सीडेशन, और ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये बनता है फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करके CO2 और H2O बनाता है। तो इस तरीके से तो फैट का एंट्री हुई। और कार्बोहाइड्रेट्स का आपको बताया था, तो डायरेक्टली वही जाएगा, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जाएगा। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है, चाहे सेकंड स्टेप से एंटर करें चाहे थर्ड स्टेप से एंटर करें, वो सारे इवेंचुअली जो है इसी तरीके से एंटर करते हैं और क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं। मतलब पायरुविक एसिड में हुए, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में, और इस तरह से एंटर करते हैं। प्रोटीन्स देखो अमीनो एसिड्स में टूटे, और अमीनो एसिड्स डायरेक्टली या तो पायरुविक एसिड में, और फिर पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में, और क्रेब्स साइकिल में एंटर। तो यही बता रहे थे आपको, पहले भी हम जो है बता रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली विजिबल आपको हो गया किस तरीके से चीज़ें अलग अलग पाथवे से सब एंटर करते हैं। अब आते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेटरी कोशेंट जो होता है वो क्या है, वो बेसिकली एक रेशियो है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। मतलब कितनी CO2 हमने प्रोड्यूस की है और कितनी ऑक्सीजन हमने ली है, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, उसका रेशियो रेस्पिरेटरी कोशेंट कहलाता है, ठीक है। तो अब ये सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ होता है, जब कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ होता है,
तो उसमें क्या होता है, वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो आर क्यू क्या होगा 1, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 और O2 जो है बनेंगे और कंज्यूम होंगे। जितनी ऑक्सीजन ली जाएगी उतनी ही CO2 प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में आर क्यू 1 होता है। ये देखो C6H12O6, 6 ऑक्सीजन लगी, 6 CO2 बनी, तो 6 CO2 अपॉन 6 O2 कैंसिल आउट होके 1 हो गया। तो जब फैट्स का रेस्पिरेशन होता है तो आर क्यू लेस देन 1 होता है। जैसे ट्राइपामिटिन है, ये एक तरीके का फैटी एसिड है, और उसके कैलकुलेशंस ऐसे दिखाएं, ये देखो ट्राइपामिटिन दिया हुआ है, और ये इसके साथ में 145 ऑक्सीजन चाहिए इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, और तब 102 CO2 प्रोड्यूस होती है। तो अब समझो ऑक्सीजन ज़्यादा लगी और CO2 कम प्रोड्यूस होती है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन जैसा हुआ। तो इसको डिवाइड किया तो हमको आंसर कितना मिला 0.7। इसी तरीके से जब प्रोटीन सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ होती है तो भी 1 से कम होता है आर क्यू, और वो कितना होता है 0.9। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रोटीन के केस में कितना होता है, फैट्स के केस में आर क्यू कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के केस में कितना होता है। तो ये ज़रूरी है पहचानने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स जो होते हैं वो आर ऑफन मोर देन 1। प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। इसीलिए जो है कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स के तौर पे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, और प्रोटीन्स और फैट्स में कम रिस्पायरेटरी कोशेंट होता है। तो ये समरी है, ये वही सारी समरी, इसको भी हम बता देते हैं आपको, क्योंकि इसको कभी मत छोड़ा करिए आप लोग। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स का मतलब प्लांट्स की अपनी खासियत है और एनिमल्स की अपनी। तो प्लांट्स क्या करते हैं, उनके अंदर कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होता है ब्रीदिंग का, गैसेस एक्सचेंज की तरह, पर एनिमल्स में तो होता है, लंग्स होती हैं, गिल्स होती हैं। तो इनके अंदर स्टोमेटा और लेंटिसल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज अलाउ करते हैं थ्रू डिफ्यूजन। तो सारे ही लिविंग सेल्स जो होते हैं प्लांट में, उनके सर्फेसेस जो होती हैं वो एयर के ऊपर एक्सपोज होती है, तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रहती है एयर की, जिससे आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सके। CC बॉन्ड का जो टूटना होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन के थ्रू, उससे जो होती है बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और उसको क्या कहते हैं, सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहते हैं। ग्लूकोज फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है रिस्पायरेशन का। फैट्स और प्रोटीन्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब बॉडी यूज़ करती है एनर्जी यील्ड करने के लिए, लेकिन प्रेफर्ड सोर्स नहीं है। इनिशियल स्टेज जो सेल्यूलर रिस्पायरेशन का होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, यानी ग्लाइकोलिसिस। हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ 10 एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस में तोड़े जाते हैं इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। और फेट जो होता है पायरुवेट का, वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। एनारोबिक कंडीशंस में या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा या अल्कोहल फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन जो होता है वो एनारोबिक कंडीशंस में होता है, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में होता है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में होता है, और जर्मिनेटिंग सीड्स में भी होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। पायरुविक एसिड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे उसको कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए से, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एसिटाइल कोएंजाइम में फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड या क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ये भी पूछा जाता है कहाँ क्या होता है, आपको ध्यान रहना चाहिए। और NADH और FADH2 जो जनरेट हुए थे क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में, उससे जो है एनर्जी जनरेट होती है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। वही बता रहा है कि एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की एज वेल एज जो कि NADH प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, वो ATP सिंथेसाइज करते हैं। ये कैसे अकम्प्लिश होता है, थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जब वो मूव करते हैं सिस्टम में, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं जो कि ट्रैप हो जाती है और ATP सिंथेसाइज होने में। इसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होती है वो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और फाइनली वो रिड्यूस हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है, तो वाटर में रिड्यूस जाता है। तो रिस्पायरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक पाथवे, क्योंकि इसके अंदर दोनों एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म साइमल्टेनियसली एक साथ चलता रहता है। रेस्पायरेटरी क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कौन सा रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज हुआ है रेस्पायरेशन में थ्रू। अगर एक है तो कार्बोहाइड्रेट है, एक से कम है तो प्रोटीन और फैट। तो इस तरीके से ये चैप्टर आज हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। और वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो 2024 का पेपर ज़रूर रेफ़र करें, जिसके वीडियोस हमने बनाए हैं। और जिन बच्चों ने किया है वो भी अपना पेपर चेक कर सकते हैं। और बिल्कुल बच्चों निराश मत हो, क्योंकि ये एक सीढ़ी है। आज से 5 साल बाद 7 साल बाद तुम लोग सोचोगे भी नहीं कि हम लोग इस वक्त ऐसे रो रहे थे जिनके पेपर्स अच्छे नहीं हुए। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। अभी 2-3 दिन थोड़ा सा सांस ले लो, थोड़ा सा
अपना लेवल एडजस्ट कर लो और एडजस्टमेंट के बाद थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि हम कितने केपेबल हैं, हम क्या कर सकते हैं। अगर आप 100% श्योर हैं कि आपकी थोड़ी सी गलतियां हुई और थोड़ी सी गलतियों के बाद आपको लगता है कि इसको हम 1 साल में रिमूव कर लेंगे, उन गलतियों को, और अच्छा कर लेंगे, तो आप ज़रूर एक ड्रॉप लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये अब नहीं हो पाएगा या ये चीज़ें इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हो पा रही हैं, तो प्लीज़ आप ड्रॉप मत लीजिए और ये समझ लीजिए कि शायद ये लाइन आपके लिए नहीं थी और हमें कुछ और करना है, वहाँ पे एक्सेल करना है। तो देखो, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है स्टोर में, ये आपको आपका भविष्य ही बताएगा। बस आपको करना क्या है, मेहनत करते रहना है, उससे पीछे हटना नहीं है और हारना नहीं है, क्योंकि फेलियर से क्या है, सक्सेस का पहला स्टेप है। फेलियर सक्सेस का पहला स्टेप क्या, सक्सेस का ही एक पार्ट है। इसलिए आपको डरना नहीं है और लड़ते रहना है, मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ज़रूरी नहीं है किसी फील्ड में, पर किसी भी फील्ड में आपको यही करना है, मेहनत करते रहना है। फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि हमारे साथ क्या होना। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, पूरे मन लगा करके, सब तरफ से सब चीज़ें जो करनी चाहिए वो कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सारी बातें हो गई, चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख करके चले जाते हैं। व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस कम हैं। इससे आपको भी फ़ायदा होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और इस तरीके की टीचिंग वीडियोस बनाएं आपके लिए। और नहीं तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद फिर इंसान सोचता है कि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, देख के चले जाते हैं, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है, फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर वहीं पे स्टॉप हो जाता है। जैसे आप लोग भी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा अप्रिसिएशन चाहिए होता है ना आपको कि हाँ भाई हम अच्छा कर रहे हैं। वो अप्रिसिएशन किस फॉर्म में होता है, या तो आपने क्लास के अंदर कुछ बोल दिया, टीचर ने आपको अप्रिशिएट कर दिया। सेकेंडली, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, वो भी एक फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन है। तो उसी तरीके से हर कोई अपने अपने लाइफ में अप्रिसिएशन की उम्मीद करता है। तो अगर आपको अच्छा ज़रा सा भी लग रहा है तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करो, सिंपल है, उसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं, ना टाइम लगना है। बेल आइकन है, उसको आप पुश करो और फट से मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जब सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे तो चैनल भी ग्रो करेगा और बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए, जो और कहीं से नहीं मिल पा रही है। तो और इंटरेक्शन करिए, आप लोग कमेंट करिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और चाहिए आपको नोट्स वगैरह, या किसी और चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, या किसी नीट के ईयर का भी, हम वो तो खैर हम निकालेंगे ही। 2023 का मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे, उसके सारे पेपर्स का, क्योंकि वो आपको समझ में आ रहा है, हम देख रहे हैं कि उसके व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है उसके एक्सप्लेनेशंस। चलिए, अब बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत जल्द से जल्द मेरा लेक्चर देखोगे, उससे फ़ायदा उठाओगे और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, बेल आइकन को ज़रूर पुश करोगे। इस बार आप लोग ज़रूर करोगे, बिना देखे आप लोग देखिए और उसको पुश करिए, ठीक है। चलो फिर मेहनत करने में लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत पढ़ाई करने में लग जाओ। ऑल द बेस्ट।